दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिनों पहले डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें वो खासे परेशान थे। उससे पहले मैं बता चलूँ, डॉक्टर साहब जो हैं वो एक रिनाउंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। काफ़ी अरसे से वो मीडिया पे भी आते रहे हैं, गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी हैं, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें वो खासे परेशान थे और उन्होंने कुछ बातें की कि वो छोड़ रहे हैं गवर्नमेंट की जो उनकी एडवाइजरी पोजीशन है, और वो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उससे भी वो कोई इतने खुश नहीं थे। उन्होंने कुछ अलार्म बेल्स भी रिंग किए। वो सारा इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा भी होगा। डॉक्टर साहब ने अलार्म रेज किए। उन्होंने कहा कि मुल्क को फाइनेंसिंग नहीं मिल रही, मुल्क में कैश का क्रंच है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये चीज़ें तो हम काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और उसमें ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड ऐसी हैं कि पाकिस्तान के पास अभी जो जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो सारे हमने बोरो किए हुए हैं, और अगर हमें फंडिंग नहीं मिलती आईएमएफ की, जो लग रहा है कि शायद ना मिले क्योंकि हम अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो हम डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। तो लोग इस पे तो बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट हम हो रहे हैं, बस होने वाले हैं, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट में होता क्या है, डिफ़ॉल्ट में मुल्क में क्या असर पड़ता है, लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये वीडियो उसके बारे में। डिफ़ॉल्ट इटसेल्फ में बात नहीं करूँगा, डिफ़ॉल्ट में होता क्या है मैं उस पर बात करूँगा। इसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो केस स्टडी है। आप एग्जांपल्स देखें, क्या जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हुए हैं वहाँ पे क्या हुआ है। और मुझे जो इस वक्त केस स्टडी जो समझ आ रही है वो अर्जेंटीना की समझ आ रही है। ये मुल्क जो है इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं इसको इसकी हिस्ट्री को मैं फॉलो करता रहा हूँ। मैं इसकी फुटबॉल टीम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। डिएगो मैराडोना मेरा एक बड़ा फेवरेट प्लेयर है। उसके हिसाब से तो सब लोग अर्जेंटीना को जानते हैं, लेकिन मज़े की बात ये कि अर्जेंटीना जो है, ये मुल्क पिछले 20 सालों में, तकरीबन 25 सालों में 2 दफ़ा डिफ़ॉल्ट हो चुका है। जस्ट इमेजिन। और इस वक्त यहाँ पे इस मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आ चुकी है, और अर्जेंटीना जो है उसकी जो करेंसी है वो तकरीबन वर्थलेस हो चुकी है। वो $1 के तकरीबन कोई 950 पेसोज आते हैं। तो जब डिफ़ॉल्ट मुल्क होते हैं तो होता क्या है, हम अर्जेंटीना की मिसाल को स्टडी करते हैं थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि जो अर्जेंटीना है ये साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, और ये रकबे के और आई थिंक इकोनॉमी के भी लिहाज से ये दूसरा बड़ा मुल्क है साउथ अमेरिका का। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट। और अर्जेंटीना की मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि ये 1930s तक दुनिया के 5 जो अमीर मुल्क थे उनमें से एक मुल्क था। ये यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जो है उसके साथ अर्जेंटीना, ये दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज में से एक था। ये बड़ा प्रॉस्परस मुल्क था, और इसका जो कैपिटल है ब्यूनस आयरेस, जिसको लोग पेरिस ऑफ द लैटिन अमेरिका भी बोलते थे। वजह ये थी कि इसके पास बहुत ज़्यादा नेचुरल डिपॉजिट्स हैं अर्जेंटीना के। इसके पास मिनरल्स हैं, इनके पास बीफ है, दुनिया का बेहतरीन बीफ यहाँ पे है। ऑयल के भी कुछ हैं रिसोर्सेज जो ब्राज़ील जितने तो नहीं है। प्राइमरीली इनके पास मिनरल्स के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया की शायद कुछ कॉपर माइंस भी हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ी, कॉपर की, लिथियम की माइंस हैं इनके पास। ये एक रिसोर्स रिच, और टिम्बर इनके पास बहुत है। रेन फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट इनका है वो भी इनके पास है। तो ये एक रिसोर्स रिच मुल्क है जो कि एक अमीर मुल्क था। लेकिन फिर कुछ यहाँ ऐसे हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे परमानेंटली डिक्टेटरशिप्स आ गई, मिलिट्री रूल भी रहा, और ऑन एंड ऑफ अगेन। और उससे ये हुआ कि मुल्क की इकोनॉमी डाउन होती गई। मुल्क में सिविल अनरेस्ट भी काफ़ी हुआ 1970s में। और इनको अर्जेंटीना में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हुआ, और फिर 1980s में, 1982 में टू बी प्रिसाइज, इनकी जंग हो गई यूनाइटेड किंगडम के साथ। कुछ आइलैंड्स थे साउथ अटलांटिक में जो जो बिलोंग करते थे यूके को, उस पर अर्जेंटीना ने कब्जा कर लिया अपने मुल्क के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो जंग जो थी वो बड़ी महंगी पड़ी थी अर्जेंटीना को, और वो जंग इवेंचुअली वो हार गया था। यूनाइटेड किंगडम ने ठीक ठाक अर्जेंटीना को मारा था इस जंग में। फॉकलैंड्स वॉर इसको कहते हैं। आप नेट पे जाके इसके ऊपर आप मटेरियल काफ़ी बड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। इन शॉर्ट, अर्जेंटीना की इकोनॉमी जो पहले ही मुसीबत में थी वो फॉकलैंड्स वॉर से और अफेक्ट हो गई, और मुल्क डाउन जाता गया। और इस मुल्क में इस वक्त सिविल अनरेस्ट भी था और मिलिट्री रूल भी चल रहा था। 1986 में मार्शल लॉ हट गया यहाँ से, लेकिन मुल्क में फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता रहा और मुल्क की इकोनॉमी डाउन जाती रही। और 90s भी इसके लिए एक बड़ा ही अजीब सा और फजूल सा डेकेड था। और 91 में अर्जेंटीना की जो गवर्नमेंट थी उसने एक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेप ये लिया कि उसने जो अर्जेंटीना की करेंसी थी पेसो,
उसने उसको डॉलर के साथ पेग कर दिया, मतलब उन्होंने कहा कि $1 का 1 पैसो होगा। इतना ज़्यादा उन्होंने उसको पैसों को ओवर वैल्यूड कर दिया। तो अगर हम उसका चार्ट देखें पैसों का, तो हम ये देख सकते हैं कि 91 से लेकर 99 2001 तक तकरीबन जो अर्जेंटीना का पेसो था वो डॉलर के साथ चल रहा था, वो पैग था। लेकिन फिर इवेंचुअली हुआ वही जो होता है इस तरह के कामों में, जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू रखते हैं तो इवेंचुअली आप डिफॉल्ट हो जाते हैं। और अर्जेंटीना जो था वो, उसका पहला डिफॉल्ट हुआ था 2001 में। और जब अर्जेंटीना ने अपनी बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी, और उसके बाद जो हुआ फिर के, जो एज एक्सपेक्टेड कि जो उसकी करेंसी थी वो कोलैप्स कर गई। पैसो जो था वो ऑलमोस्ट, अगर हम चार्ट को ही देखें तो वो जस्ट 1 साल के अंदर जो वो पैसो तकरीबन $1 के ऊपर पैक था वो चला गया तकरीबन $3.75 पे का 1 पैसो। उसका पैक मतलब ब्रेक कर गया, अर्जेंटीना की करेंसी ऑलमोस्ट अच्छी खासी डी वैल्यू होगी, 300% से ज़्यादा डी वैल्यू होगी करेंसी उसकी। और जब वो हुआ तो फिर मुल्क में इन्फ्लेशन आ गई, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस बनना शुरू हो गया, मुल्क का जीडीपी कोलैप्स हो गया, लोग भागना शुरू हो गया मुल्क से। और इवेंचुअली 2004 में आईएमएफ ने अर्जेंटीना को बेल आउट दिया। वो बेल आउट जो था, पहला बेल आउट था, और आई थिंक वो अराउंड $30 अरब का बेल आउट था उस वक्त। तो उसको, उस बेल आउट की वजह से अर्जेंटीना स्टेबलाइज तो हो गया, और कुछ उसकी जीडीपी के अंदर स्टेबिलिटी भी आ गई। कुछ कमोडिटी का एक सुपर साइकिल चला था अर्ली 2000s में, जब चाइना ने तरक्की करना शुरू की तो चाइना को मिनरल्स वगैरह चाहिए थे, तो उसमें भी अर्जेंटीना को फ़ायदा हो गया। और अर्जेंटीना जो था वो 2000s के डेकेड में थोड़ा सा स्टेबल हो गया, उसकी करेंसी भी स्टेबल हो गई। हम अगर उसका ये चार्ट देखें 2003 से लेकर 2012 13, ऑल्दो मुल्क में इन्फ्लेशन थी, मुल्क में प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जनरली मुल्क ठीक चल रहा था। लेकिन स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स अर्जेंटीना ने नहीं किए, और अर्जेंटीना जो था वो आईएमएफ के डेट के ट्रैप के अंदर फंसता चला गया। क्योंकि जब आप एक दफ़ा आईएमएफ के चुंगल में फंस जाते हैं तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अर्जेंटीना ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए। जो दूसरी अर्जेंटीना की जो जो मुसीबत पड़ी वो पड़ी उनको तकरीबन 2019 में, जब उनके स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स जो थे वो इतने कंपाउंड हो गए कि अर्जेंटीना का पैसो दोबारा एकदम कोलैप्स होना शुरू हो गया 2019 18 के एंड में, जब वो तकरीबन $21 का जो 1 पैसो था वो 2019 तक, एंड ऑफ 2019 तक, कोविड तक तकरीबन 50 का हो चुका था। और फिर जब कोविड आया तो उसने और तबाही फेर दी, क्योंकि अर्जेंटीना की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डिपेंडेंट भी है। तो कोविड के बाद अर्जेंटीना जो था उसका पेसो मज़ीद डिवैल्यू होना शुरू हुआ, और उसका सेकंड डिफ़ॉल्ट हो गया। ये सेकंड डिफ़ॉल्ट 2000 आई थिंक 19 के एंड में हुआ था, जिसके बाद अर्जेंटीना ने एडिशनल 30 अरब मांगा आईएमएफ से। और पेसो, जैसे आपने उसका चार्ट देख ही लिया है कि पेसो की प्राइस भी कोलैप्स होती चली गई, और वो सिर्फ 6 मंथ्स में 100% डी वैल्यू हो गया पेसो। मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन आ चुकी है, और एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट नंबर्स हैं मुल्क में तकरीबन 200% की इन्फ्लेशन है। और आखिरी जो मार्केट क्लोज हुई है तो जो पेसो है वो 950 पेसो का $1 है मुल्क में। आप देख सकते हैं, मतलब पिछले साल दिसंबर तक पेसो 800 का था, और 2023 में पेसो 350 का था। तो वो अब तकरीबन बिल्कुल जो है ना वो उसकी करेंसी के फ्री फॉल में चली गई है। तो ग्लोबल रिसेशन इसका एक रीज़न है। दुनिया में ओवरऑल इकोनॉमीज दुनिया की स्लो हो रही हैं, दुनिया के अंदर इकोनॉमीज जो हैं वो, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो रहे हैं, लैंडिंग में मुश्किल होती जा रही है। कोविड की वजह से दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, और उसके इम्पैक्ट्स ये हुए हैं अर्जेंटीना में कि मुल्क के अंदर पॉवर्टी बहुत बढ़ चुकी है। तकरीबन 40% से ज़्यादा लोग, आई थिंक 40-50% से ज़्यादा लोग अब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। मुल्क में कैपिटल जा निकल चुका है, लोग पैसा अपना जितना भी है वो बाहर ले जा चुके हैं। जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे वो सब मुल्क से पैसा मूव कर चुके हैं, और ब्लैक मार्केट बन चुकी है हर चीज़ की। एक ऑफिशियल रेट होता है गवर्नमेंट का, और एक ब्लैक मार्केट का रेट होता है। एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की, बट वो नहीं हो रही। फॉर्मल इकोनॉमी तो मुल्क में है ही नहीं। और मुल्क जो है, इसमें मज़े की बात ये कि जब एक मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो वो उसका पहला डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ना उसका आखिरी डिफ़ॉल्ट होता है, वो उसके बाद दोबारा डिफ़ॉल्ट करता है।
अर्जेंटीना जो है कि 2 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं 2 डेकेड्स में, मतलब वो हर डेकेड में डिफ़ॉल्ट कर रहा है। और ये जो दूसरा डिफ़ॉल्ट है ये बहुत ज़्यादा उसका डेडली डिफ़ॉल्ट है। तो अगर हम इसको पाकिस्तान से कंपेयर करें, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट एग्जांपल अर्जेंटीना की पाकिस्तान से थी, तो हमारे हालात अब भी इतने बुरे नहीं हुए, हमें इतने बड़े हैवी किस्म के आईएमएफ से बेल आउट नहीं लेने पड़े। और लेकिन हमें जो लेसन्स लर्न करने हैं वो ये है कि एक तो हमें अपना जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो उसे आज ही उसको हमें ना कट करना पड़ेगा, हमें उसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्सेस जनरल जो मुल्क में टैक्सेस हैं उनको लोअर करना पड़ेगा, मुल्क में इंडस्ट्री को रिलीफ देना पड़ेगा, बिजली की प्राइसेस को सस्ता करना पड़ेगा, और मुल्क में गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा ताकि मुल्क में पैसा है, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इश्यूज को सबको सेटल वंस एंड फॉर ऑल करना पड़ेगा, तभी ये मुल्क चलेगा। वरना फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लग तो ऐसे ही रहा है कि अर्जेंटीना जो है वो और पाकिस्तान का जो फेट है कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जो मेरी एक ओपिनियन है, जो मेरी असेसमेंट है, क्योंकि जो हमारी करेंसी का जो प्राइस एक्शन है, अगर आप उसको चार्टिंग की सूरत में देखें तो वो पेसों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हमारी करेंसी कोई स्टेबल हो नहीं पा रही। पाकिस्तान को अब डेट्स भी हमारे रोल ओवर नहीं हो रहे, हमारे जो फ्रेंड्स हैं मिडिल ईस्ट के वो भी अब हमसे आंखें फेर रहे हैं। हम अब वो एक वर्ड यूज़ होता है, आई थिंक चैरिटी फिटीग, या आई थिंक डोनर फिटीग, यस डोनर फिटीग है, वो हमारे जो डोनर्स हैं वो तंग पड़ गए, और वो अब हमें अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करना पड़ेगा, अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि हमारे पास अगले 6 महीने या साल से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसमें एक आम बंदा क्या कर सकता है, मैं और आप, ठीक है, अब जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है, ज़ाहिर है हम पॉलिसी मेकर्स नहीं है, हम तो बस एक कुड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक इंडिविजुअल के पास ऑप्शंस क्या हैं। इसमें तो ये कि आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें, आप अपना एक्सपोजर ग्लोबल करें, आप फॉरेक्स में जितना कमा सकते हैं कमाएं, आप डॉलर्स में कमाएं, आप फ्रीलांसिंग से कमाएं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आप पकड़ें उनसे कमाएं, और एसेंशियल सर्विसेज जो हैं आप उस पर जाएं। एसेंशियल सर्विसेज से मुराद वो चीज़ें हैं जो कि लोगों ने लेनी लेनी है, चाहे मुल्क में जो मर्जी हो जाए। लोगों ने खाना खाना है ही है, लोगों ने कपड़े पहनने ही हैं, लोगों ने जो है गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी की रिपेयर भी करवानी है। बेसिक सर्विसेज जो है ना आप उसमें जाएं, जो जो चलनी है रिसेशन में, जो रिसेशन प्रूफ है, जो इन्फ्लेशन प्रूफ है। और अपने जो ट्रेडिंग आप करते हैं वो कोशिश करें कि फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं आप, जो ये पहला पॉइंट ही बनता है एंड फॉरेक्स, फॉरेन एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं तो कर लें, और एग्री लैंड के अंदर अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। जब अगर मुल्क में इन्फ्लेशन आती है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है, तो फिर आपने देख लिया कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की प्राइसेस भी कोलैप्स हो चुकी हैं, और एक प्लॉट आप लेके बैठ जाएं जो आपको कुछ दे ना, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप एग्री लैंड में इन्वेस्ट करें, एग्री लैंड को देखें। मुल्क से एमिग्रेट हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज या इतने वो नहीं होते, बाहर जाके काम करना भी इतना आसान नहीं है। तो इमिग्रेशन हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उस पर सोचना चाहिए। तो यही है। और मैंने अर्जेंटीना को जो बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, मुझे यही लगा है कि एक दफ़ा जब मुल्क फंस जाता है इस तरह के डेट के ट्रैप में, तो वो निकलता इतने नहीं है आराम से। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो अगले 5-10 साल अब इस डेट के ट्रैप से बाहर आएगा। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं बेहतरी की। और बहरहाल जो मेरा इस पे था एक तजिया वो तो ये था। आप लोग क्या समझते हैं, अपने कमेंट्स में बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।